चलिए बच्चों, कैसे हो? चलिए, बढ़िया ही होने चाहिए। आज का चैप्टर बहुत ही शानदार है। चैप्टर का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब ये भी अंग्रेजों के जमाने का ही है, बट अगेन इसमें भी बार बार चेंजेस करके आज के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया। बड़ा छोटा सा एक्ट है और बड़ा आसान सा एक्ट है, राइट? वेटेज वाइज बात करें, कितनी वेटेज है इसकी? 10 से 15। कितनी? देखिए, हमारा आज भी सबसे हाईली वेटेड जो कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 10 का तो आएगा। 10 का मतलब है कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। और जब मैं 10 से 15 बोलता हूं, 10 से 15 क्यों बोलता हूं? क्योंकि पेपर 100 नंबर का नहीं आता, पेपर 120 का आता है। आर यू श्योर? पेपर 116 का आता है, 116 का आता है। पहला क्वेश्चन 20 का, बाकी 5 क्वेश्चन करने होते हैं 16-16 के हिसाब से। बेटे जो 16 वाला है वो 16 का थोड़ी होगा, 4 किसी में 4 पार्ट, किसी में 3 पार्ट। अच्छा, 20 का, 16 पे कोई नहीं बोला 16 का। क्वेश्चन तो एक नहीं होगा ना। जनरली पेपर 116 का आता है, कई बार 116 से ज्यादा भी आया था। पूछो कैसे? इंटरनल चॉइस भी होती है, अंदर भी और लग जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए 10 से 15 बोला गया। मतलब एक क्वेश्चन तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के एक क्वेश्चन तो आपको चॉइस में मिलेगा। और वो अब इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। वो एक क्वेश्चन में एक ही चैप्टर का सब कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो 3 पार्ट है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हो जाएगा, एक पार्टनरशिप का, एक सेल का, एक कंपनी का। तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा, मिक्स मिलेगा सब कुछ। अब बच्चा डिसाइड कैसे करता है? जो उसको सबसे अच्छा आता है वो डिसाइड कर लेता है। सिर्फ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, बाकी आपकी चॉइस होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ आजकल 8 के आते हैं। पहले 10-12 भी आता था, अब कितने का आता है? 8 का। जनरली 4, 6, 8 ये 3 कैटेगरी ज्यादातर होती है, कई बार 5 में भी मिल जाता है। तो बड़ा आराम से काम करने वाला है। ये बड़े क्वेश्चन भी नहीं आएगा, केस स्टडी आएगी इसके ऊपर, बड़ी इतनी मुश्किल। ये लोगों का आसान वाले पोर्शन का एक हिस्सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले बोलते हैं जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नाम की पता है, सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स आपने हमने सबने पढ़े हैं, सुने हैं। आज उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एक्ट में गिवन है। जनरली हमें पता है गुड्स क्या होते हैं। गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, जो एक प्रोड्यूसर बेचता है, सेम ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है जो मार्केट में कमोडिटी, राइट? वो सारी चीजें। एक दो सवाल आएंगे, जैसे मान लो बिल्डिंग है, कई लोग बिल्डिंग भी बेचते हैं, क्या बिल्डिंग गुड्स है? कुछ ने बोला यस, कुछ ने बोला नो। इस पर चर्चा करेंगे। मतलब इस चैप्टर में मैं बात करूंगा गुड्स को बेचने के लिए किए जाने वाले एग्रीमेंट्स की और सिचुएशंस की। आपने मान लो एसी खरीदा, एसी की कंडीशंस क्या, वो इसमें कवर होंगी। अच्छा, एसी के साथ आपको वारंटी मिलती होगी, वारंटी इसमें कवर होगी। सेलर कौन है, बायर कौन है, सेल की कंडीशन क्या है, सेल के रूल्स क्या है, सब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक स्पेशल एक्ट है, किसके लिए? गुड्स के लिए। 1 जुलाई 1930 को ये आया था, 1 जुलाई, जिस दिन आपका सीए डे होता है। वो लग पता 1930 में देयर वाज नो सीए, ये उससे पहले का है। इनिशियली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही होता था। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा होता था, उसके कई पोर्शन थे। उसमें से एक पोर्शन सेल ऑफ गुड्स भी था जो हटा दिया गया। 1930 में एक नया एक्ट आया, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या नाम था इसका ओरिजिनली? इंडियन सेल ऑफ। 1963 में इंडियन वर्ड को रिमूव कर दिया गया। अब ये खाली क्या बच गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सिंपल सा एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, यहां पर देखो फिर बोला गया स्पेशल एक्ट। दो तरह के कानून यहां पर होते हैं, जनरल और स्पेशल। मतलब जिसके लिए है सिर्फ वहीं पर लगेगा, जनरल हर जगह लगेगा। जहां पर किसी का स्पेशल प्रोविजन नहीं होगा वहां पर क्या लगेगा? जनरल। जैसे मैं हमेशा सेम एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है तो हम कौन सा एक्ट लगाएंगे? पार्टनरशिप है। कंपनी का एग्रीमेंट है तो कौन सा लगाएंगे? अब आज नया पढ़ा। सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट है तो कौन सा लगाएंगे? उसके अलावा कोई जनरल एग्रीमेंट है तो। और मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कोई मुद्दा है, बट वो मैटर हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं गिवन, बट वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो फिर कौन सा एक्ट लगाएंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद रखिएगा, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की ब्रांचेज हैं, वहीं से अलग अलग हुई हैं। तो सिंपल सी बात है। देखिए, ऑल्दो ये चीजें ना जब एमसीक्यू तो हम बच्चों कहते थे याद कर लो डेट और वो, आपके लिए कोई खास रेलेवेंस है नहीं इनकी, पर फिर भी आपको समझना है। तो अब इसका नाम क्या आ गया लास्ट में? सेल ऑफ
गुड्स एक्ट 19। आप अपने सिलेबस को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32, उसके बाद के एक्ट बाद के, ये 3 एक्ट आपके देखो ब्रिटिश टाइम के हैं, आपके देश की आजादी से पहले के, तो तब के चल रहे हैं। अच्छा, अमेंडमेंट के साथ इनको चेंज कर दिया गया, मगर एक बात सोचिए, जो एक्ट तब का चल रहा है वो इंपॉर्टेंस तो रखता ही होगा, तभी तो इतने 1930 मतलब 100 साल हो जाएंगे इसको 6 साल बाद। 94 साल का हो गया बेचारा, सीनियर सुपर सीनियर हो गया ये। एक होता है सीनियर जो 60 साल से ऊपर होता है, एक होता है सुपर सीनियर जो 80 साल से ऊपर होता है। तो ये कौन है हमारा सुपर सीनियर। रिस्पेक्ट से बात करेंगे इससे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए आप इसको छोड़ दो, एक बताओ सेल में क्या क्या होता है, सेल कैसे होती है। आपने इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर भी पढ़ा होगा, वहां पर भी सेल होती है। सेल के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए, एक बायर चाहिए, एक सेलर, गुड्स और मार्केट, और बदले में क्या मिलेगा, प्राइस। ये 4-5 बातें हैं जो मिलकर सेल बनाती हैं। तो पहले बात करते हैं बायर की। बायर बच्चों कौन होता है, जो सामान खरीदता है, बाय करता है, परचेज करता है। आप मार्केट में गए, लेट्स से आपने एक बिस्किट का पैकेट भी लिया, तो आप कौन हो, और जिस दुकानदार ने आपको बिस्किट का पैकेट बेचा वो। तो लेकिन यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। द बायर मींस द पर्सन हु बाय द गुड्स और एग्रीज टू बाय द गुड्स। ये क्या होता है, एग्रीज टू बाय द गुड्स। देखिए, बाय द गुड्स का मतलब है आप पैसे देके सामान, बट क्या फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। एग्रीमेंट टू सेल होता है। दुकानदार, मैंने दुकान पे जाके कहा, देखो आज मैं बड़ी आपको ना रियल लाइफ के एग्जांपल दूंगा जो आप करते हैं। आप बेकरी वाले पे गए, आपके दोस्त का बर्थडे है कल, पहले मान लो आज है, आपने केक लिया, उसने पैसे लिए, आप बायर वो सेलर। अब कल बर्थडे है, आपने एक फोटो दिखाई इंटरनेट से, आजकल ये जमाना चल रहा है ना, इंटरनेट से डिजाइन दिखाया, भैया ये वाला केक चाहिए, भैया ने कहा ठीक है 2000 रुपए का, आपने कहा ठीक है कल चाहिए मुझे। अब आप अग्री करके कि आप खरीदोगे, वो अग्री करेगा कि वो आपको, पर आप आज भी बायर हो, वो भी आज क्या है, जबकि सेल कब होगी, कल मतलब फ्यूचर। तो इसको बोलते हैं अग्रीज टू सेल, अग्रीज टू बाय। समझ रहे बात को। तो बायर फ्यूचर डेट का भी होता है, बट वो सेल नहीं है, वो सेल क्योंकि वो एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू, क्योंकि सेल सिर्फ प्रेजेंट में होती है, जो फ्यूचर की बात है वो सेल नहीं होती, वो क्या होती है, एग्रीमेंट। वो अलग बात है, फ्यूचर में जाके वो क्या बन जाएगी, आज क्या है वो, एग्रीमेंट। तो सेम सेलर की डेफिनेशन देखिए एक बार, ए पर्सन हु सेल्स द गुड, और बेकरी वाला भैया, राइट। वो आपको केक देगा कल, वो कौन है, सेलर। आप केक खरीदोगे कल, वो क्या है। मैं पैसे की बात नहीं करता, हो सकते हैं पैसे एडवांस में दिए हो सकते हैं पैसे बाद में दिए जाए। अभी मैं सेलर और बायर की बात कर रहा हूं। सेलर जो सामान बेचता है या अग्री करता है बेचने के लिए, बायर जो खरीदता है या अग्री करता है खरीदने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट आता है यहां पे ना, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन लेते हैं कि सेल होनी चाहिए। बेटे एग्रीमेंट टू सेल भी सेल के अंदर ही कवर होता है, और हमारे इंडिया में 90% काम एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस की इसकी बात करूं, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। आपके घर में शादी है, मिठाई उठा कर लाते हो या ऑर्डर देके आते हो, पहले ऑर्डर पे लेते हैं सामान। शादी के कार्ड भी ऑर्डर पे करते हो, कैटरिंग वाले सब कुछ ऑर्डर पे चलता है, कुछ साथ साथ नहीं होता। साथ साथ तो रूटीन की चीजें होती हैं, घर का राशन लेना है। अच्छा, कई लोग तो राशन भी महीने का पहले बुक कराए थे कि हमारे घर भेज देना। ज्यादातर लोग एग्रीमेंट टू सेल में डील कर रहे हैं। सेल होती है काउंटर सेल, आप दुकान पे गए सामान लिया, दैट इज सेल। बाकी सब क्या, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू। अब ये डिपेंड करता है प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। जो प्रेजेंट में चल रहा है वो सेल है, जो फ्यूचर में होगा बच्चे वो एग्रीमेंट टू सेल। तो अगर मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब एग्रीमेंट टू सेल इस एक्ट में कवर होता है या नहीं होता, होता है, तभी पढ़ा रहा हूं। क्लियर है बात यहां तक, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब गुड्स की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पूरे एक्ट का या बोलो हमारी सेल का सब्जेक्ट मैटर ही क्या है, पैसे गुड्स के, सेलर बेचेगा गुड्स, बायर खरीदेगा गुड्स, सब कहानी किसकी है, गुड्स क्या होते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, क्या बिल्डिंग गुड्स में आती है, पूछा था मैंने, किस किस ने यस बोला था। बिल्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, इसका मतलब नहीं कि बिल्डिंग को बेच नहीं सकते, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है, बड़े ध्यान से समझेगा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, और लैंड बिल्डिंग कौन सी होती है, इमूवेबल। लैंड बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है,
हमारे एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी 1882 समथिंग करके है, वो भी अंग्रेजों के जमाने का है। हमारे आधे कानून तो तब के चल रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है लैंड बिल्डिंग की। हम किसकी बात करें? मूवेबल की। व्हाट डू यू मीन बाय मूवेबल? जो जो मूव करता है, ये मूवेबल है। आपका मोबाइल, आपके पानी की बोतल, आपकी नोटबुक, आपका पेन, हमारा एसी, सब मूवेबल है ना? मूवेबल। साहिल भी मूवेबल है, बट वो गुड्स नहीं है ना? बेच सकते हैं उसको, वो कह रहे लेगा कोई नहीं, बेच तो सकते हैं, है ना? गुड्स मतलब गुड्स, राइट? जो मूव करती है चीज, क्या करती है? अदर देन, दो चीजें नहीं आती इसमें। अदर देन का मतलब एक्सेप्शन, मतलब मैंने कहा हर मूव करने वाली चीज जो है वो क्या है? गुड्स। पर दो चीजें, क्या क्या? एक्सक्यूनेबल क्लेम्स एंड मनी। ये क्या होता है? 2 मिनट बाद बात करेंगे। एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स का मतलब जो जो कवर होगा। स्टॉक एंड शेयर का मतलब ये बिजनेस का स्टॉक नहीं है, शेयर वाला स्टॉक है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज। आप समझ रहे हैं बात को? अब देखो शेयर मूव करते हैं, अब आपको के शेयर दिखते थोड़ी हैं। शेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा या ऑनलाइन मूव तो करेगा। लोगों को ना शेयर पे डाउट होता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड में डाला है। एक्ट में लिखा गया कि शेयर भी कवर, कंपनी का शेयर, कंपनी का डिवेंचर, कंपनी का बॉन्ड, कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी क्या है? मूवेबल। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग जो फसलें आप उगा रहे हो, गेहूं उगाते हो, सब्जियां उगाते हो, फ्रूट उगाते हो, क्या वो मूवेबल है या नहीं है? अब आपको सर जमीन में है, तो एक्ट ने ना स्पेसिफिकली बताया, कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रास क्या होती है? घास, एंड एनीथिंग अटैच टू लैंड विच कैन बी सेवर्ड बिफोर द। अब देखो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी, कह रहा है क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी चीज जो लैंड से अटैच है वो भी कवर होगी अगर वो बेचने से पहले अलग की जाएगी। सेवर्ड का मतलब सेपरेबल, सेवर्ड का मतलब गेहूं उगता है, गेहूं को भी देखा है किसी ने उगता हुआ? या चावल देखा हो, फसल उगी हुई है, वो जमीन में जुड़ी हुई है ना, मूवेबल नहीं है ना अभी तो, बट बेचने से पहले वो क्या बन जाएगी? आप गेहूं निकाल के बेचोगे या खेत के साथ बेचोगे? समझ रहे बात? तो कोई भी चीज जो लैंड से अटैच है मगर वो बेचने से पहले अलग की जा सकती है तो उसको हम बोलेंगे गुड्स। क्या बोलेंगे? आज के जमाने में वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, पुरानी डेफिनेशन है। अब बच्चों को समझ आती हैं ये बातें। आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? मूवेबल। आपको समझ आ रही है? फिर भी लॉ में लिखा गया कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस शेयर्स एंड स्टॉक्स एंड growing crops, growing grass and anything attached to land which can be separated from the land before the sale, before the। मेरे ना एक लैंड का पीस है, खेती करता हूं मैं, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे कोई फसल उगी हुई है, मैंने फसल के साथ वो पूरी लैंड बेच दी, क्या वो इस एक्ट में कवर होगी या नहीं होगी? अब उसमें बेची तो फसल भी है, बट फसल अलग करके नहीं बेची ना, वो प्रॉपर्टी वाले किसी एक्ट में कवर हो जाएगी। मैंने उसकी सिर्फ फसल बेच दी, क्या बेची? फसल काटी, पैक करी और बेच दी, क्या वो कवर होगी? यस और नो? आपने नो बोला है? यस बोला है या नो पे यस बोला है? हाँ, ये बड़ी कंफ्यूजन है ना, वो यस नो, यस मिक्स हो गया। कोई भी चीज जो लैंड से जुड़ी है, अब इसके कोई और एग्जांपल दे सकते हो? कोई चीज जो लैंड से जुड़ी है जिसको बेचने से पहले अलग किया जा सकता है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने गोल्ड की माइन बेच दी, वो कवर होगी? माइन में से गोल्ड निकाल के, कोल निकाल के, डायमंड एक्सट्रैक्ट करके निकाला, वो इसमें आएगा। और कुछ? नॉर्मली जो चीज लैंड से जुड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बेचने से पहले अलग की जाएगी तो वो मूवेबल है, और वो मूवेबल है तो वो क्या है? गुड्स है। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात? और आप देखो, आप सुबह से शाम तक मूवेबल चीजें खरीदते हैं? सी फूड को फूड में देखो, वो सी एनिमल है, वो नहीं, जब फूड बन गया तो वो गुड्स है। ऑब्वियसली गुड्स की फॉर्म में बेच रहे हो। अब चिकन वाला मुर्गा बेचता है, मुर्गे को मुर्गे की तरह थोड़ी बेचता है, फूड की तरह बेचता है, कवर होगा वो? ऑब्वियसली कवर होगा, क्यों नहीं है? वो कोई जो उसको कंज्यूम करा है उसके लिए वो गुड्स है, बिल्कुल है। देखो आप घर पे मछली लाए अपने वो एक्वेरियम में डालने के लिए, है ना? आप फिश लाए, नहीं, इनको समझाना पड़ेगा। इनका एग्जांपल है, मान लो फिश लाए आप घर में, और घर पे एक्वेरियम या फिश के पोर्ट होता है, आपने फिश के पोर्ट में डाला उसको, तो गुड्स क्यों नहीं है? है डेकोरेटिव मटेरियल है आपके घर का,
वो भी कवर होगा ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपने वही फिश फ्राई पैन में रख दी तो भी वो गुड्स है, डजंट मैटर। गुड्स क्यों नहीं है? मूवेबल है या नहीं है ना? उसको बेचना बिजनेस है या नहीं है? लोग उसको खरीदते हैं या नहीं खरीदते? मैंने भाई ना मैं खाता हूं, मैंने एग्जांपल है, शिवरात्रि है तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोल दिया। मैंने गलत क्या बोल दिया इसमें? एग्जांपल तो दूंगा, पढ़ाना थोड़ी छोड़ दूंगा। अब शिवरात्रि लिख करके एग्जांपल थोड़ी लूंगा यहाँ पे। मतलब इतना तो भगवान भी समझ रहा है, तुम नहीं बन रहे थोड़े से। ना मैं खाता हूं और चाहे मैं खाता भी हूं तो मेरा तो क्वेश्चन है पढ़ाना यार, मैं पढ़ाऊं। उसका एग्जांपल है सी फूड का, तो बताऊं ना उसको क्या बोलूं। आज शिवरात्रि कल दूंगा एग्जांपल, क्या लॉजिक है यार? ठीक बता, समझे? हर चीज जो बेचने के लायक है, जो गुड्स में आती है और जो मूवेबल है, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगी, इंक्लूड की जाएगी, राइट? बट नेक्स्ट थोड़ी समस्या आ गई, ये अदर देन क्या है? कि ना मेरा ऐसा मानना है, शायद तुम अग्री करो ना, बच्चों को सबसे ज्यादा अदर देन चीजें परेशान करती है। एक्सेप्शन, कि ना सब कुछ पढ़ा दो और फिर बोल दो ये एक्सेप्शन है ना? क्या है ये अदर देन? एक्सक्लेमेबल क्लेम्स एंड मनी। पहले मनी की बात करें। मनी मतलब पैसा, अपना सपना, मनी। मनी, राइट? क्या मनी को बेचा जा सकता है? कह रहे मनी इटसेल्फ कांट बी सोल्ड, मनी इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो मनी को बेचना नहीं है ना। मनी का मतलब क्या? आप नकली करेंसी नोट बेचोगे ना प्रैक्टिकली। मनी तो चीजों, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज ए स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मनी चीजों को यूज करने के लिए, खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनी को नहीं बेचा तो कोई मनी में डील नहीं कर। अब यहां पर ना बच्चे ये ना उठाना कि आपने रुपीस देकर डॉलर खरीद लिए, वो मनी कन्वर्जन है, वो मनी कन्वर्जन है। समझ रहे बात को? मान लो 80 रुपए का डॉलर है, आपने 80 रुपए दिए, एक डॉलर लिया, वो मनी खरीदा नहीं, आपने कन्वर्ट करा है। मनी यहां पर कवर नहीं होगा। मनी को खरीदा बेचा, मनी से खरीदा बेचा जा सकता है। देन एक्सक्लेमेबल क्लेम्स, ये क्या होता है? सुना है किसी ने? कभी सुना होगा वर्ड, ऐसी बात तो नहीं। एक्शनेबल क्लेम्स। इलीगल की बात क्यों करूंगा मैं यहां पे? इसके वर्ड से मीनिंग निकालने की कोशिश करो। एक्शनेबल क्लेम्स, अच्छा, इट्स राइट टू क्लेम, कोई चीज को क्लेम, राइट टू स्यू और लीगल राइट ऑफ क्लेम। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, लेट से आर्यन और हर्षित का डिस्प्यूट हो गया। आर्यन ने हर्षित पे केस करना है, आर्यन हर्षित पे, आर्यन का क्लेम है उसके अगेंस्ट, कोई प्रॉपर्टी का या पैसे का झगड़ा होगा। अब एक बंदा और आगे कमल, कमल कह रहा है आर्यन को ये क्लेम मुझे बेच दे, मैं खरीदता हूं, मैं केस करूंगा इसके ऊपर। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या अधिकार बेचे जा सकते हैं? क्लेम करने का अधिकार बेचा, जिसका डिस्प्यूट है वो एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, और चाहे फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, इट कांट बी सोल्ड, इट कांट बी सोल्ड। आप ये अधिकार बेच नहीं सकते। समझ रहे बात को? अब ये मत कहना कि वो वकील है तो हेल्प करेगा, अधिकार थोड़ी बेच दोगे आप उसको। आपका कोई असिस्टेंट है, आपका कोई वकील है, आपको कोई हेल्पर है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, वो आपकी केस में मदद करेगा। बट पॉइंट ये है ना, चाहे वो मदद करे ना करे, बट केस का अधिकार बेचने की चीज थोड़ी है। इट कांट बी सोल्ड। जब बताता हूं ना कि वो मदद, आप अपने इसको दूसरे में ले जाता है, क्यों नहीं मदद कर सकता है? आई एम सेइंग मदद कर सकता है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाता है मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी में उसको। एक वर्ड पढ़ोगे आप। बात यहां पर क्या है कि क्लेम को बेचा नहीं जा सकता। क्लेम को बेचा, इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले केस भी आ जाते हैं। एंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल केस कर रहा हूं। चेक बाउंस हो गया आपका, ये आप इनके ऊपर केस करोगे, मैं थोड़ी इनके ऊपर केस करूंगा। ये मैं आपको कहूंगा कि एक काम करो, आपका चेक बाउंस हुआ है, केस मैं कर देता हूं, पैसे दे दो मुझे, या मेरे से ले लो पैसे, मेरे को उसके ऊपर केस करना है। ये अधिकार किसका है? जिसके साथ गलत हुआ है वही केस करेगा। अधिकारों को बेचा नहीं जा सकता, दे कांट बी सोल्ड। तो मतलब मूवेबल में सिर्फ दो चीजें जो बेची नहीं जा सकती, इन शॉर्ट, पैसा और क्लेम्स। पैसा और एक्शनेबल क्लेम्स। बाकी सब चीज मूवेबल है तो वो गुड्स है। मूवेबल है तो आपके घर में टीवी आए, फ्रिज आए, वॉशिंग मशीन आए, बुक्स आए, और क्या कहता है, खाने का सामान है, पीने का सामान है, और कपड़े, जूते, सब क्या है? जो चीज मूव कर सकती है। मूव का मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, बिल्डिंग नहीं जा सकती, लैंड नहीं जा सकती, एग्रीकल्चर लैंड नहीं जा सकती, एग्रीकल्चर लैंड का प्रोडक्ट जा सकता है। बिल्डिंग नहीं जा सकती, बिल्डिंग के अंदर का सामान जा सकता है, उसे कहते हैं मूवेबल। और जो मूवेबल है वो क्या है बच्चे? गुड्स। उन सब पे हमारा ये वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लेम तो कोई और आपके टाइम पे कैसे कर सकता है? देखो, मान लो किसी का लीगल हायर क्लेम कर सकता है, बंदे की डेथ होगी,
तो उसका राइट है, बेचा तो उसको भी नहीं है ना राइट, वो तो उसको लीगली मिल गया है ना। जैसे रिटायरमेंट, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी, डेथ मानते हैं, बंदे का एग्जीक्यूटर आ जाएगा, लीगल राइट, लीगल राइट आ जाएगा, वो हिस्सा मांगेगा कि मेरे पिताश्री का हिस्सा है, और उसके पिताश्री ने उसको बेचा थोड़ी है, बाप बेटे को ट्रांसफर करता है इनहेरिटेंस में या विल में, क्या कि बेचा नहीं जा सकता इस चीज को, एक गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, राइट। तो तीन बातें, सेलर, बायर और आपने सेल की, मैंने खरीदा गुड्स को। अब चर्चा करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या, गुड्स कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। अब दुकान में सामान लेने गए हो कभी, कौन कौन गया, कौन कौन गया आप में से, सब गए हो। अब मेरा एग्जांपल समझना, सुना ध्यान से, दो चार, अभी ना बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दुकान में गए, लेट्स से आप कपड़ों की दुकान पे, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे, ठीक है। एक तो पहली बात, आपने कहा भैया ये टी शर्ट दे दो, आपको पसंद आ गया, आपने टी शर्ट ले ली, ये उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलते हैं, आपने फोटो दिखाई भैया टी शर्ट मंगवा दो, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अब एग्जिस्टिंग में ना बड़ी शानदार चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसको छोड़ दो, मैं ये, आप गए, आपने कहा भैया टी शर्ट का कोई ब्रांड बताओ, टी शर्ट का ब्रांड बताओ कोई, यूएस पोलो, राइट। आप गए भैया यूएस पोलो की, लेट्स से डबल एक्सल की रेड कलर की एक शर्ट दे दो, और सामने खड़ी है, भैया ने दे दी। सुनो ध्यान से, आपको मॉडल पता है, शर्ट पता है, साइज पता है, कलर भी पता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। कौन से, आप गए भैया आईफोन 15 ब्लैक कलर का ये वाला मॉडल दे दो, स्पेसिफिक, आपको पता है क्या चाहिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं, एक दुकान होती है जहां पे बड़ी सारी टी शर्ट्स खड़ी है, आपने कहा एक टी शर्ट दी, भैया ने कहा पसंद कर लो, क्या कर लो, जो बड़ा सारा सामान लोट में पड़ा है ना, उसको बोलते हैं अनअसर्टेन। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग है, वो है दुनिया में, एग्जिस्ट कर रहा है, मगर वो क्या, अनअसर्टेन का मतलब चूज नहीं किया, बल्क में है, किसमें है, उसमें से एक टी शर्ट आपको पसंद है, आपने निकाल ली, आपने एक, उसको बोलते हैं असर्टेन। क्या करते हैं, जो आपने चूज, मतलब समझिए एग्जिस्टिंग गुड मतलब जो है उस समय, जो उस समय, वो तीन तरह के हैं। पहला जो आपको पता है जो चाहिए आपको, स्पेसिफिक। दूसरा लोट पड़ा है, लोट का मतलब अनअसर्टेन, उसमें जो आपने निकाल लिया वो असर्टेन, और आपको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आपको, आपने कहा भैया ये वाली टी शर्ट ने एक मंगवा के दे दो, भैया ने कहा ठीक है अगले हफ्ते आ जाएगी, वो क्या है, फ्यूचर, और फ्यूचर में सेल नहीं होती, क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल। क्या होता है, अब देखिए मेरे एग्जांपल, बड़े शानदार एग्जांपल लेता हूं मैं, शोरूम वाला लिया मैंने। अब शोरूम में गए, आपने कहा भैया रेड टी शर्ट एक्सेल साइज, देखो साइज भी बढ़ा दिया हमने आज के एग्जांपल में, अब कम है एक्सेल साइज, ये कौन सा गुड है, स्पेसिफिक। भैया ने कहा ये लोड पड़ा है, लोड में देख लो, लोड में कितनी शर्ट्स हैं, 50, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, ये कौन से हो गए, अनअसर्टेन। उसमें से आपने चूज करना है कुछ भी, क्या चूज करना है, कोई भी दो टी शर्ट, दो तरीके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बता दो, भैया ब्लैक वाली कोई निकाल दो या रेड वाली निकाल दो, डिस्क्रिप्शन बता दी, वो आपको पसंद आ गई, आपने लिया, फिर सैंपल, आपको एक शर्ट, देखो आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हो, आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मॉल में जाओ, सुविधा में जाओ, आप कहोगे ना भैया शर्ट दिखाओ, वो ना पहले आपको एक साइज देगा, आपको ये पसंद नहीं है कलर, वो पता क्या कहेगा, पहले एक बार चेक कर लो साइज आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपको एक सैंपल दिखाएगा, आपको सैंपल पसंद आ गया तो उसके बेसिस पे आप एक दो तीन चार जितनी मर्जी खरीद लोगे, उसको बोलते हैं असर्टेनमेंट, असर्टेन करना, उसको ढूंढ लेना। जब तक सामान बल्क में पड़ा है, जब तक सामान वो अनअसर्टेन है, मतलब इकट्ठा पड़ा है बल्क में, जब आपने ढूंढ लिया तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, असर्टेन, राइट। समझ रहे बात को। ऐसे ना एक दिन मैं बच्ची को एग्जांपल समझाते, मैंने एक बच्ची से पूछा आपके पास कोई एग्जांपल है, अब उसने एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया, वो सेल ऑफ गुड्स रैक का नहीं है। मैंने कहा कैसे, कह सर मान लो मैं कल को सीए बन गई, मैंने कहा पहले तेरा कंसेप्ट कर लेते हैं, मान लो, चल मान लेते हैं तू बन गई, कह रहे मान लो मैंने कहा मेरे को शादी करनी है, मैंने कहा मुझे एक सीए लड़का चाहिए 5 फुट 8 इंच का, तो स्पेसिफिक है। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही मान लो मैं मैरिज ब्यूरो में चली गई, उसने मुझे 10 फोटो दिखा दी, तो वो क्या है, अनअसर्टेन। उसमें से मेरे को एक पसंद आ गया तो वो क्या है, मैंने कहा एग्जांपल तेरा ठीक है, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन, असर्टेन, वो गुड्स नहीं है, एग्जांपल अच्छा है, स्वयंवर करवा लो है। मैंने कहा वाह, हाँ होते हैं बच्चे, कई बच्चे बड़े ऊत होते हैं, कहते हैं स्वयंवर कराएंगे, बच्चे दूसरे बच्चे बड़े ऊत होते हैं, उसी एक लड़की कहती है मैं स्वयंवर करवा लेंगे हम अपना, लड़का देखो, लड़के ज्यादा ऊत होते हैं ना, लड़के कहते हैं ध्यान रखियो 5 पांडव ना मिल जाए, है ना,
ऐसे भी क्या इसको बोला तूने? किसे रह गया? 5 फुट कितना है? देखो तू 5'7" है या 5'4" है या 5'3" है, तू सीए बन जा, फ्रेमवर्क तो तेरा भी करा देंगे हम। क्यों भाई, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे कोर्स में हो तुम, भगवान वैल्यू करेगा। जब तक शादी नहीं होती, शादी के बाद तो फिर भगवान भी देख लेगा। ठीक है, चलिए समझ के बात को। अब ये एग्जांपल ना याद आए तो शादी वाला एग्जांपल याद रखना। अच्छा मेरा नहीं एग्जांपल, उस बच्ची का है, बच्ची सीए फाइनल में हो, उसकी उसकी जब शादी होगी ना तुमको बुला लूंगा मैं, फिर बात करेंगे उससे। हो गए भाई तेरे सर्टेन, ठीक है बात। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आप करते हो रियल लाइफ में, सेल ऑफ गुड्स हम जिंदगी में करते हैं। अब हलवाई की दुकान पे गए, आपने कहा भैया ऑरेंज कलर के मोतीचूर लड्डू देसी घी वाले, ये क्या है? और मैंने कहा ऑरेंज कलर के मोतीचूर लड्डू देसी घी वाले 15 दिन में बना के देना, ये कौन से हैं? फेल हो गया। मैंने कहा भैया लड्डू दिखाओ, भैया ने कहा सारे 4-5 तरह के होते हैं आजकल। आजकल तो है ना, कैसे चेक करते हैं वो ना, आपको डालता है सैंपल, खिलाता है, चेक कराता ना, आपको पसंद आ गया, 4-5 तरह के आपने खाए, तो आपको एक पसंद आ गया, वो क्या होता है ना। आजकल उन्होंने आपको डिस्पोजल प्लेट देते हैं और मिठाई खिलाते हैं। मैंने एक बार नत्थू स्वीट बैठा था, भन्नू स्वीट्स होगी, मैंने बिजनेस मीटिंग बैठा था, मैं बाहर की तरफ देख रहा था, एक ना बंदा आया, अब साथ ही काउंटर था, कह रहा भैया मिठाई लेनी है। वो ना ऐसे 5-7 तरह की मिठाइयां उसने खाई, 5-7-10-12 तरह खा खा के चला गया। मेरे को लगा मेरे को ये साला खाने ही आया था, ये लेने आया नहीं था, ये ना होते ना कि लोग कहीं से खाना खा ले, चल मिठाई खाते हैं फ्री में, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो अनसर्टेन है, क्या है वो? और जो आपने चूज कर लिया वो क्या है? क्लियर है बात? देखिए तो एग्जिस्टिंग गुड कितनी तरह के हो गए, देखना नाम पढ़ना एक बारी। स्पेसिफिक का मीनिंग जो आपको पता है, ये आइडेंटिफाइड है। असर्टेन सेलेक्टेड और चूजन फ्रॉम, और अनसर्टेन मतलब अनसेलेक्टेड लॉट ऑफ, होता नहीं होता आपके साथ? यार आज के जमाने में इतने ऑप्शन है, बंदा ना पेस्ट्री लेने जाता है ना तो भी देखता है क्या क्या ऑप्शन है, ये आपका यार इतना बड़ा मेन्यू है, वो क्या है? अच्छा आप ना कई बार पूछो ना वेटर से, पूछो भैया कैसा है, क्या भाई वेटर पता क्या कहता है, भैया डिस्प्ले में लगे हैं वहां से देख लो। जब वो बोलता है ना डिस्प्ले में लगे, मतलब वो अनसर्टेन दिखा रहा है आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। चलिए जैसे एग्जांपल एक और, राम ने एबीसी स्वीट्स पे गया, कहता भैया 50 किलो लड्डू चाहिए, अवेलेबल है? उसने कहा अवेलेबल है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। उसने कहा अवेलेबल नहीं है, कल देंगे आपको, परसों देंगे, वो कौन से गुड्स है? जो चीज आज अवेलेबल है, अभी मिल सकती है, वो एग्जिस्टिंग है। जो चीज फ्यूचर में मिलेगी वो क्या है? फ्यूचर गुड्स। कह रहा विल मेक द लड्डू एंड विल सेल यू, और वो सेल क्या होगा? एग्रीमेंट टू। क्लियर है बात? जो है वो एग्जिस्टिंग, जो नहीं है वो कंटीजेंट। क्या होता है फिर? कंटीजेंट वरना बहुत जगह आता है, लॉ में भी आता है, अकाउंट्स में भी आता है, शायद आप लोग पहले अकाउंट्स में पढ़ते हैं उसको, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज करके। कंटीजेंट का मतलब है एक फ्यूचर के अनसर्टेन, जब बोलते हैं ना कि हो भी सकता है, और तो वो अनसर्टेन है, गारंटी नहीं है कि होगा, या कहते हैं द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन इवेंट टू बी हैपन इन, और ये भी क्या होगा? एग्रीमेंट टू। इसके एग्जांपल दोगे? एग्जांपल आप दोगे, बताइए कंटीजेंट गुड्स के एग्जांपल की, फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होगा तो हो सकता है आपको मिल जाएगा, क्या है? सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। तो बारिश हो गई, उससे पकौड़ों पे क्या इंपैक्ट आया? नहीं नहीं आप समझे नहीं, वो तो सेल होगी ना। मैं आज आपसे डील कर रहा हूं कंटीजेंट की, आज जैसे फ्यूचर में की थी ना, वैसे आज ही कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल। इन्होंने बोला कि बारिश अच्छी होगी, पकौड़े ज्यादा बिके, वो तो सेल होगी ना। वो तो बारिश कंटीजेंट है ना, पकौड़े तो कंटीजेंट गुड्स नहीं है ना। लॉटरी 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 एक्शनेबल क्लेम्स है, आपकी लॉटरी के लिए आपका क्लेम है पैसे का, लॉटरी इसमें कवर नहीं होगी, लॉटरी क्लेम है अपने आप में, लॉटरी कवर नहीं होगी। और कुछ, आपकी लॉटरी निकलती है, वो पर्चा नंबर निकलता है, तो आपका क्लेम है, नंबर दिखा के आप पैसे ले सकते हो। लॉटरी इज काइंड ऑफ शेयर वारंट, मिला नहीं आप ले सकते हो, आपके ऊपर फिल्म होती है तो पर्ची जेब में धुल जाती है, जो क्लेम खत्म। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हमने एक इंपोर्ट का ऑर्डर दे रखा है बाहर से,
और वहां पे युद्ध छिड़ गया, मैंने यहाँ पे लोकल डीलर से डील कर रखी है, सामान बेचूंगा, बट मैंने कंडीशन लगाई है अगर मेरा माल बाहर से आया तो मैं आपको दूंगा ना, मेरा माल आया नहीं तो आपको मिलेगा, मिलेगा क्या? इसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी। सिंपल सी बात है, कई चीजें फ्यूचर पे डिपेंड करती है कंटीजेंसी के साथ, कि जैसे अब एक बात बताओ, एक आदमी ने आपसे डील की, अभी ना गेहूं बोया गया है, सीजन चल रहा है, क्रॉप्स काटी नहीं की, आपसे बात कर ली 100 टन गेहूं की, 100 टन, तो आपकी उसकी बात है, डिपेंड करेगा अगर फसल अच्छी हुई तो उसको जो डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसको मान लो शरबती गेहूं चलता है ना एमपी वाला, वैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करता है बारिश पे, धूप पर, बारिश कम आएगी तो भी गेहूं खराब, बारिश ज्यादा आएगी तो भी। अब इसको आप फ्यूचर गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि गेहूं बनाना नहीं है, गेहूं उगाना है। लड्डू तो बना के बेचे जा सकते हैं, गेहूं डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, और जो वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन क्लियर होती है पहले। आजकल तो मौसम विभाग भी कहता है, कल मौसम विभाग कहता है 11 बजे बारिश शुरू होगी, दिन में बारिश हुई नहीं हुई, जब नहीं कहता हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कंटीजेंसी। क्या बोलते हैं? कि बारिश पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? और देखो, और ये पकोड़े वाला एग्जांपल आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, सेलर किस हिसाब से पकोड़े बनाए, पकोड़े वाली दुकान है, उसको लग रहा है ना मौसम ठंडा है बारिश वाला, तो शायद वो पकोड़े ज्यादा बनाएगा, ना ही बारिश तो होता है, एक्चुअल में होता है। ये हमारे देश में ना बड़ा फंड है, बारिश ना बाहर भयंकर बारिश हो, गाड़ियां डूब रही हो, फिर भी पकोड़े की दुकान पे भीड़ मिलेगी, देख लेना, देख लेना, लोग डूब के चले जाएंगे, मतलब अमृत बट रहा है यहां पे, डूब के चले जाएंगे। मैं लिटरल सी बात है, मैं ना अभी अभी अब एक सेम एग्जांपल उठा, अभी ना वो थी हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा, उससे पहले मैं रात को शाम को 13-17 वाली मिठन स्वीट्स पे गया प्रसाद लेने के लिए, लड्डू का प्रसाद। अच्छा पहले तो उसने मेरे साथ भी करा, मैंने कहा कौन सा लड्डू बढ़िया है, कह रहा खा के देख लो, मैं कहा बस यही तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं कहा आप खाओ कौन सा बढ़िया है, उसको समझ नहीं आ रही बात कि मैं नहीं खाना चाह रहा, कह रहे भैया, मैं कहा आप खाओ, कह रहा भैया थोड़ी तो आप खा के देखो, मैं बस क्या बोलता उसको, फिर मैं काउंटर पे गया, वो भैया, मैं कहा भैया आप बता दो कौन सा बढ़िया, वहां तो ठीक है, मैंने जब एंट्री की ना इतनी भीड़ बार लगी हुई है, मतलब ऐसे घुस के जाना पड़ रहा है, लोग ना हाथ में पर्चियां लगी खड़े, मैं क्या हो रहा है, कह रहा समोसे खरीद रहे हैं, मतलब मीठे में ना अंदर से पर्ची मिलती है, फिर आपको बाहर समोसे वाले को देनी पड़ती है, मैं कहा इतने समोसे क्या खरीद रहे हैं, रोज शाम को भीड़ होती है, तो इतनी भीड़, मतलब देख रहे हो इतनी भीड़ लग रही है। अच्छा मेरा जब तक सामान पैक हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो फिर मैंने घर फोन किया, मैंने पापा को फोन किया, बड़ी भीड़ है आप भी ले लो समोसा, पापा कह रहे नहीं खाना, मैं क्यों नहीं खाना, आप तो लेंगे हम, फिर मैं काउंटर में गया, अगर पर्ची तो मेरे को भी दे, अब इतनी भीड़ है कुछ तो मिल रहा होगा ना, तो मैं मेरे को नहीं खाना समोसा, ना मैं खा रहा, मैं घर वालों को जबरदस्ती समोसा लेके गया, क्यों? क्योंकि सारे खा रहे हैं, तो ऐसे बारिश में होता है, समझ बात को, इंडिया में भीड़ देख के लोग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है जो मूर्थल के बड़े बड़े ढाबे हैं, जो आजकल तो बहुत बहुत बढ़िया है, इनिशियली नकली गाड़ियां खड़ी करते थे बाहर, कि लोग अब भी करते हैं कि लोगों को लगे कि यहां पे भीड़ है, क्योंकि आदमी भीड़ वाली जगह पे जाता है, तो बारिश में 2 लोग जाएंगे तो 200 लोग जाएंगे, तो ये मत सो किसका सवाल था कि बारिश में कैसे जाएंगे, जाएंगे भैया, सब जाएंगे बारिश में, 100% जाएंगे, और बारिश में ज्यादा जाएंगे, फैक्ट है ये। अब कभी भी चीजों को ऑब्जर्व करना, जो सेल की गुड्स है ना, ये आपकी मेरी सोच से परे है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चाय वाली की सेल, चाय देखते हो, चाय पीते हैं, चाय के किसी ठेले पे जाके पूछना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पूछा हुआ है, चाय की सेल गर्मी में ज्यादा है, सर्दी में कम है, चाय की सेल गर्मी में ज्यादा है, जबकि आपको ठंड में पीनी चाहिए, ऐसे कहना चाहिए ना, गर्मी में क्यों ज्यादा है? गर्मी में आदमी सुबह जल्दी निकलता है, शाम को लेट जाता है, सर्दी में लोग आधा काम अपने घर पे कर लेते हैं, निकलते ही 10-11 बजे चाय पी के निकलते हैं, समझ रहे बात को, दोपहर को लंच पे चले जाते हैं, गर्मी में चाय ज्यादा चलती है। इवन आप देखोगे तुम्हारी यंग जनरेशन में आइसक्रीम की कंजप्शन सर्दियों में ज्यादा है, गर्मी में भी हम मल्टीपल ऑप्शन, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, जूस पी लेते हो, आइसक्रीम कई लोग तो मतलब पागल है, सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं आप, अच्छे रीजन हो गए ना, ऐसे जलेबी वाले की सेल गर्मी में ज्यादा, क्योंकि लोग रात को लेट तक घूमते हैं बाहर, आप समझिए, सर्दियों में लोग बाहर ज्यादा, फर्क पड़ जाता है चीजों से, आप ये नहीं कह सकते कि इसलिए बारिश में पकोड़े ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं। अच्छा पापा कहेंगे पकोड़े लेने जाओ, बच्चा एडवेंचर करना, भाई साहब तूफानी बाइक में मेरा बाइक बंद हो जाए साला, पकोड़े तो मैं लेके आऊंगा, जो मर्जी हो जाए। एक्चुअल में मैं भी गया था एक बार, मेरे को याद है, बाइक पूरी डूब गई थी, मैं पिछली गली से बाइक धक्के मार गया था, लेकिन पकोड़े मेरे पास थे, मैंने कहा ये अचीवमेंट है मेरी। एक्चुअल में जो जवान खून होता है, जवान खून बड़ा खतरनाक होता है, मैं 20-22 साल का था, 22 में 19-20 साल का था,
मेरी मम्मी मेरी दादी कह रही घर बना लेते हैं, मैं कहा नहीं आज तो हम बाहर से लाएंगे। मेरे को बारिश में बाइक घुमानी थी, मेरे को बारिश में बाइक घुमानी थी। जब ना ऐसा ना बारिश में जब आप बुलेट चलाते हो ना, धर फीलिंग अलग आती है। वो अलग पता है, पिछली गली में आके बंद होगी 350 किलो की बाइक। उस समय 350 किलो की बाइक आसान काम नहीं था, अब तो और भी भारी आ गई है। तो धक्का मार के मैं लाया लेकिन जो होता है ना पकौड़ों की खुशबू मेरे को मोटिवेट करी थी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अब मैं खाता नहीं पकौड़े, आप अपना दे रहे हो, हाँ बताओ। पकौड़े लाया, बस पकौड़े आ गए ना, एक्टिवा बंद हो जाए क्या दिक्कत है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, साला बाइक बंद हुए वहीं छोड़ आते हैं, फोन करते हैं उठवा लेना अपने आप। हाँ ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल काम पूरा करना है। वो कहते हैं जीवन में अपना अपना ना फोकस गोल पे होना चाहिए। गोल क्या है हमारा, बाइक तो रुकावट है, छोड़ दो साले कुछ दिखी जाएगी। ऐसे भी लोग होते हैं। खैर वापिस आ जाओ। देखो ये तो सब कह रही, देखो आप चर्चा कर रही है, करी नहीं पकौड़े से अच्छे समोसे होते हैं भाई पर्सनल। अब देख मैं पकौड़े समोसे की बात करूं, खाता नहीं ना, मैं कर रहा हूं ना, फिर मैं नाराज हो गया। कह रहा शिवरात्रि फिश की बात ना करो। आदमी बेवकूफ है, भगवान समझदार है ना। क्या कह रहे हो, क्या कमल खा रहा था? कमल के बारिश के पकौड़े में 10 मिनट तक तो उसको सुना दिया, और कितना बोले उसको। चलिए 3 तरह की उर्दू के, एग्जिस्टिंग फ्यूचर और फ्यूचर कंटीजेंट में क्या होगा, एग्रीमेंट टू, क्या होगा एग्रीमेंट टू, और इसमें क्या होगी, क्या होगी। चलिए डन है। चलिए अब गुड्स की डिलीवरी करवाते हैं, फिर बुक में से इसको रीड करेंगे। गुड्स की डिलीवरी कैसे होती है बच्चों, हमेशा ट्रांसपोर्टेशन से होती है। अगर मैं दुकान पे जाके सामान खरीद के खुद लेकर आऊं, क्या वो डिलीवरी नहीं है, वो भी डिलीवरी है। बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप दुकान पर गए, आपने पेमेंट करी, लेट से आपने जो मोबाइल ले लिया, एक मोबाइल आपको मिल गया, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं, और आपने मोबाइल ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो कुरियर से या ट्रांसपोर्ट से आपके घर आया, वो भी क्या है, एक्चुअल। मतलब एक्चुअल का मतलब है वो सामान का पोजेशन आपको फिजिकली हैंड ओवर किया, सामान दिया जाएगा। जैसे ये मान लो मोबाइल दियो अपना, ये मोबाइल मेरे पोजेशन में है, ये मैंने इनको दे दिया, ये क्या होगी, डिलीवरी। क्या होगी, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, कहता था वॉलंटरी, अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन इज नोन एज डिलीवरी। डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और सम वन होल्डिंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। इसको 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले देखिए ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, आप जितना भी सामान खरीदते हो जनरली क्या होती है, एक्चुअल डिलीवरी। क्या होती है, 90% केसेस में डिलीवरी होती है एक्चुअल। अब एक्चुअल डिलीवरी आप खुद भी जाके ले सकते हो, आपके घर पे होम डिलीवरी भी हो जाती है, सामान कुरियर से, ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से, एयरवे से भी आ जाता है। किसी भी मोड में डिलीवरी हो, वो सामान एक्चुअल में आपको दिया गया है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ए ने बी को पेमेंट कर दी और ए ने फिजिकली पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नॉर्मल यही होता है दुनिया में या कुछ और होता है। अब देखिए, अब सेकेंडली, ये तो छोटे मोटे रिटेलर वाली होगी, बिजनेस की बात करते हैं। मैंने ना आपसे सामान मंगवाया 1000 किलो गुड्स, और वो ऑब्वियसली आपने किसी गोडाउन में रखे हैं, कहां रखे हैं। अब मैंने आपकी पेमेंट भिजवा दी ऑनलाइन अकाउंट में, तो आपने कहा आपके गुड्स गोडाउन में है, गोडाउन वाले का फोन आ गया, सर आपके बिहाफ पर गुड्स मेरे गोडाउन में है, आप जब मर्जी कलेक्ट कर सकते हो। इसको एक्चुअल डिलीवरी बोलेंगे, सामान नहीं मिला बट मेरे बिहाफ पर सामान कोई और संभाल कर बैठा है। ऊपर देखने एक बारी, समवन होल्डिंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ, जैसे वेयर हाउस। इसको कौन सी डिलीवरी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने किसी को सामान दिया और वो एक्नॉलेज कर रहा है, ये बात मान रहा है कि सामान आपके बिहाफ पर मेरे पास है। वेट करते हैं, लेट्स से आयुष ने सामान बेचा साहिल को, साहिल ने पेमेंट डाल दी अकाउंट में, अब सामान आयुष ने रखा किसी गोडाउन में,
लेट्स से गोडाउन का ओनर है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए से फोन चला गया साहिल के पास कि मिस्टर साहिल आपका सामान हमारे पास सुरक्षित पड़ा है गोडाउन में, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, आप जब मर्जी उसको उठवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को, जहां पर सामान फिजिकली अभी दिया नहीं गया बट उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी गई है। क्लियर है बात। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें। आयुष ने साहिल को सामान बेचा था, गोडाउन में सामान पड़ा था, आयुष ने साहिल को गोडाउन की चाबी पहुंचा दी कि सामान पड़ा है, चाबी खोल के सामान निकाल लेना। समझ रहे बात को। या मान लो मैंने आपको बाइक बेची, एक तो कि मैंने बाइक दे दी, ले लो बाइक ले जाओ, एक मैंने देखा चाबी, बाइक वहां पड़ी है उठा लेना, चाबी आपको दे दी। ये भी एक्चुअल तो नहीं है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मान लो रेलवे से सामान आ रहा है, रसीद होती है, रेलवे से सामान मैंने ऑर्डर कर रखा और आपको बेच दिया मैंने ऑलरेडी पहले ही एग्रीमेंट टू सेल में, मैंने आपको पर्ची दे दी, मैंने कहा सामान वहां से उठवा लेना, ट्रांसपोर्ट की पर्ची दे दी। कुरियर वाले, आप कहीं से ऑनलाइन सामान मंगाते हो, मंगाते हो अमेजोन से कहीं से, वो आपको ट्रैकिंग नंबर भेजते हैं, रसीद भेजते हैं, वो सिंबॉलिक है। वो क्या है, वो सामान जब आपको मिल जाएगा तब क्या हो जाएगी, एक्चुअल। सिंबॉलिक का मतलब है टोकन देना। क्या देना, देखो ए ने बी को पेमेंट कर दी, बी ने रेलवे रिसीट दे दी कि गुड ट्रांजिट में है, रास्ते में है, ट्रांसपोर्ट में, यू विल गेट द गुड्स ऑन शोइंग द रेलवे रिसीट। रेलवे रिसीट क्या, एक टोकन। क्या, एक टोकन को बोलते हैं सिंबॉलिक। क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को। जब सामान आपको दे दिया जाए एक्चुअल, जब सिर्फ एक्नॉलेजमेंट बता दी जाएगी आपका सामान पड़ा है कंस्ट्रक्टिव, जब उसकी कोई निशानी, कोई रिसीट, चाबी ऐसा कुछ दे दिया उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक में माइनर सा फर्क है। क्या फर्क है, जहां पर टोकन है वो क्या है, जहां पर सिर्फ एक्नॉलेज करना है कंस्ट्रक्टिव। देखिए एक बारी, अब वेयर हाउस के गुड्स को मैं बाइफरकेट कर रहा हूं। मान लीजिए वेयर हाउस मैन जो है, वेयर हाउस का मालिक या कीपर जो है, स्टोर कीपर, उसने खाली एक्नॉलेजमेंट दे दी। क्या दे दी, तो कौन सी डिलीवरी होगी, और उसने आपको चाबी दे दी तो क्या होगी। और जब आपने गुड्स निकाले वेयर हाउस पर, फिजिकली दे दिए बायर को, ये क्या होगी। तो डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, पूछो क्या, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक लास्ट में एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाए, वो होंगे ही होंगे, ध्यान। क्लियर है बात। मॉडिफाई करूं, आसान सा एग्जांपल, बेकरी पे चल, लड्डू लेते हैं दोबारा। आयुष की शादी है, हम लड्डू लेने गए, हमने कहा भैया लड्डू पैक कर दो। क्या कर दो, ये कौन सी होगी, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर के तो फ्यूचर गुड्स, और कंटीजेंट हमने कहा अगर इसकी शादी पक्की होगी तो, जब तक नहीं हुई। डिलीवरी की बात करो, मैंने गुड्स लिए लेके आ गया, ये कौन सी डिलीवरी है, गुड्स बड़े सारे मैं लेके कैसे रहूंगा, उसने अपने टेम्पो पे घर भिजवा दिए, वो कौन सी है, वो भी एक्चुअल है। समझ रहे बात को। उसने मेरे को कहा कि हमारे गोडाउन से आपके घर आएंगे, 2 दिन बाद चाहिए, तो गोडाउन ना, एक गोडाउन होता है रेफ्रिजरेशन वाला जहां पे मिठाइयां रखी जाती है, वहां से गोडाउन से लड़के का फोन आ गया कि आपका सामान तैयार है, आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। ये कौन सी डिलीवरी होगी, कंस्ट्रक्टिव। लड्डू में सिंबॉलिक हो सकती है, सिंबॉलिक जनरली नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, हो सकती है। उसने मुझे बिल दिया, ये बिल दिखाओगे तो सामान मिल जाएगा परसों, बिल क्या है मेरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ रहे बात को। कई बार आपको सामान बिल दिखा के मिलता है। इवन यार एक बात सोचो ना, मिठन स्वीट्स पे जब आपको टोकन मिलता है समोसे का, वो सिंबॉलिक है। जब आप टोकन बाहर दिखाते हो वो क्या है, एक्चुअल है। मैकडी में क्या, ड्राइव थ्रू में, हर एक ड्राइव थ्रू में होता है, एक काउंटर पे पेमेंट होती है, पर्ची बिल मिलता है, दूसरे काउंटर पे जाके सामान मिलता है। जो 5-10 मिनट का आपने वेट किया वहां तक सिंबॉलिक डिलीवरी चल रही है। क्या चल रही है, और जब वो मिल जाता है तो एक्चुअल। ये है बात। तो 3 तरह, यस बेटे, क्वेश्चन आ गया किसी का। 3 तरह की डिलीवरी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब बढ़िया, फिजिकल, कंस्ट्रक्टिव, एक्नॉलेजमेंट बाय, एंड सिंबॉलिक। ये है बात। ये और कोई तरीका है गुड्स को लेने का, उठा के भाग जाओ, है ना। चलिए, चोरी नहीं बोलना, देखो चोरी नहीं बोलेंगे उसको हम, थेफ्ट बोल लो, कुछ भी बोलो, चोरी क्यों बोले, है ना। जिसने किया उसको देखो, हर चोर को पता क्या लगता है, जो चोर चोरी करता है उसको तो अपना टैलेंट लगता है ना, सामने वाले की चोरी है ना, आपकी तो चोरी नहीं है।
क्या कॉपी का? बेटे टैलेंट तो किसी ने तेरे साथ भी किया है, मैथ की बुक उठा के। तू ढूंढ वो टैलेंटेड आदमी कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, लास्ट पॉइंट है एक बारी मेरा, उसके बाद चर्चा करेंगे दूसरी। गुड्स इन ए, एक बार कोई एक बच्चा इस लाइन को जोर सी पढ़े, एक तो पढ़ लो। गुड्स इस सिचुएशन में है कि अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। देखिए आपने मिठाई का ऑर्डर दिया, आप 10 मिनट में कैंसिल कर सकते हो, 15 मिनट में कैंसिल कर सकते हो, मिठाई पैक कर देगी आपके नाम की, अब आप कैंसिल, क्योंकि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब अब उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। समोसा मना किया जा सकता है ऑर्डर देने के बाद, समोसा जब वो लिफाफे में डालता ना, जनरली दुकानदार आपकी बहुत जान पहचान के अदरवाइज वो आपका कैंसिल नहीं करेगा, ये कर देगा कैंसिल। कैसे? सामान डालने के बाद जनरली दुकानदार वापस नहीं लेगा, उसके टेस्ट पे, उसकी सर्कमस्टांसिस पे, उसकी सिचुएशन में फर्क पड़ जाता है। आप ऐसे तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर देके मना कर दोगे। समोसे वाला अगर जान पहचान के, देखो एक्सेप्शन एवरीवेयर ना, रेस्टोरेंट वाला भी छोड़ देता है कैसे आपकी जान पहचान का, तो जान पहचान से डिफरेंट थिंग, वहां पे लो नहीं लगता ना, जहां पर जान पहचान नहीं है वहां पे लो लगता है। यस कमल क्या कह दिया, आयुष कुछ कह रहा था। ये लड्डू नहीं लेगा, वो तो पैसे लेगा डिलीवरी स्टेट में, वो तो कहेगा सामान उठाओ, नहीं उठाओ पेमेंट दो, वो तो लेगा है। ये लड्डू खाएगा आराम से बैठ के, है ना। मतलब और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला बेचारा। देखो लेवल लेवल का फर्क है, पूछो कैसे। हम इसका स्वयंवर करा रहे हैं और तू भगा रहा है, दोनों बातों में कितना फर्क है ना। कोई नहीं कोई नहीं, चलो भगवान करे तेरे को भी मिले ऐसा मौका, क्या टेंशन है, स्वयंवर वाला कह रहा हूं। चलिए आ जाओ इधर, आ जाओ एक बारी, बहुत तेज हो रहा है कमल आजकल है। आयुष तू इसको दोस्त समझता था, देख ले तू, चलो ना करो। चलिए सेल ऑफ गुड्स, एक बच्चे ध्यान दीजिए। allows the parties to modify the provision of law by stipulation, stipulation मतलब कंडीशन, ये पढ़ेंगे। 1930 तक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में था। सेक्शन भी दिया आपको 76 से 123। देखो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना, ये सेक्शन आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हटा दिए गए, ये ओमिट कर दिए गए हैं। 1930 को आया, 22 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड को क्या कर दिया गया, रिमूव। अब बोलते हैं इसका अच्छा सा नाम है स्कोप। क्या है ये, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे है जो गुड्स का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, नॉट एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, शॉप, हाउस। अच्छा एक्सप्रेशन जो सेल्स ऑफ गुड्स में डिफाइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में है, उनका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं। आपने क्या एग्रीमेंट टू सेल, क्या कहा, एग्रीमेंट टू सेल तो पता है, एग्रीमेंट का मीनिंग कहां है, नहीं है ना, वो कहां से लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से। कह रहा है जो मीनिंग यहां, जो वर्ड सेल्स में यूज होता है मगर उसका मीनिंग नहीं है, तो उसका मीनिंग कहां ढूंढ सकते हो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कस्टम एंड यूसेज विल बोथ बाइंड द पार्टीज इफ दे आर रीजनेबल एंड नोन टू पार्टी एट द टाइम ऑफ एंट्री। कह रहे जो भी आपके बिजनेस के कस्टम है, यूसेज है, तरीके हैं, तौर तरीके, रीति रिवाज है, वो सब इस एक्ट में कवर होंगे और दोनों पार्टी पे बाइंड किए जाएंगे। बायर का मतलब याद है, बायर मीन्स हु बाइज, और सेलर मीन्स हु सेल्स, और गुड्स की डेफिनेशन every kind of movable property other than includes growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be saved before the sale. Claims which can be enforced only by action or a suit. Suit समझते हैं, केस। एग्जाम्पल डेट, आपने किससे पैसे लेने तो आप ही ले सकते हो, मैं तो नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है। गुड्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगे बच्चे। आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, गुडविल बेची जा सकती है, गुडविल टेंजिबल है इंटेंजिबल है, बट गुडविल को बेचने को भी हम इस एक्ट में कवर करेंगे क्योंकि इंटेंजिबल है बट कवर होगी। स्टॉक एंड शेयर, देखो गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कोर्ट की डिग्री, ये भी क्या है, गुड्स है। कोर्ट का ऑर्डर जो आता है किसी चीज को लेके, सारे गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। अब देखो गैस,
हवा, पानी। पानी आता है आपके घर में, सरकार बिल लेती है। आजकल सिलेंडर आता है, अब तो पाइपलाइन आ गई है ज्यादातर जगह पे, एलपीजी की लगी हुई है किसी घर, कई कई जगह पे आई हुई है। हमारे यहाँ पे वो वाली अडानी वाली है ना, तुम्हारे भी है, दूसरों की देख रहा है तू। तुम कर लो आपस में डिसाइड, हम बता देना। डिक्री कोर्ट का इंटरिम, कोर्ट का एक ऑर्डर, जैसे कोर्ट का एक आदेश होता है इंटरिम, इंटरिम मतलब फाइनल से पहले, उसको बोलते हैं डिक्री। जैसे मान लो कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, वो जब्त कर दी गई, वो मूवेबल है, उस प्रॉपर्टी को बेचा, आप लोन नहीं उतारते, कोर्ट आपकी मूवेबल एसेट भी कब्जा कर लेता है। बेटे प्रॉपर्टी का ऑर्डर कह रहा हूं, इमूवेबल यार, स्टॉक के ऊपर भी तो लोन होता है, स्टॉक तो जब्त किया जा सकता है। डिक्री खाली इमूवेबल पे थोड़ी आती है, मूवेबल पे भी आ सकती है ना। आपके यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का लोन होता है, कैश क्रेडिट, सीसी वाला। सीसी के लिए लोग कई बार जो है, ज्यादातर लोग बिल्डिंग गिरवी रखते हैं, बट कईयों को डिक्री मिलती है, और सॉरी सीसी मिलती है रॉ मटेरियल पे और स्टॉक पे। तो मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाए, तो आपका स्टॉक और आपके डेटर हम कब्जे में करेंगे। देखो डेटर, डेटर तो एक्सटर्नल क्लेम्स में आ गया, वो तो हम बेच नहीं सकते। स्टॉक है आपका, आपके गोडाउन में 50 लाख का सामान पड़ा है, कोर्ट ने अटैच कर लिया, क्या कोर्ट उसको बेचेगा? नहीं बेचेगा। इवन बिल्डिंग भी बेचेगा, बट बिल्डिंग इस एक्ट में कवर नहीं होगी, स्टॉक इस एक्ट में कवर हो जाएगा। देखो चाहे वर्ड डिक्री है, ऑर्डर है, आएगा तो वो गुड्स के ऊपर ही ना, जो मूवेबल है, जो कौन से हैं, इमूवेबल, इस एक्ट में कवर नहीं होगा। एग्जिस्टिंग गुड्स, यस बच्चे, जो एग्जिस्टेंस में है, जो ओन में, पोजेशन में है, स्पेसिफिक जो आपको पता है, असर्टेन जो अभी आप आइडेंटिफाई करोगे, अनअसर्टेन जो अभी आइडेंटिफाइड, फ्यूचर, एग्रीमेंट टू सेल, कंटीजेंट, कंट्रीमेंट भी एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा एक बात सोचिए, एक ना केस स्टडी आ गई थी एक बारी कि फ्यूचर गुड्स है उनकी सेल कर रहे हैं, तो पहली बात आई, देयर कांट बी नो सेल ऑफ, देयर कैन नॉट बी एनी सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, देयर कैन बी ओनली एग्रीमेंट टू सेल। जो चीज अभी नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आप बेच। तो फ्यूचर और कंटीजेंट में हमेशा एग्रीमेंट टू क्या होता है? सेल। एग्जांपल देख लो, ये वही एग्जांपल है जो हमने इंपोर्ट वाला लिया था। P contracts to sell 50 pieces of a article provided the ship, जिस शिप से वो आ रहा है, which is bringing them reaches the port safely। अगर शिप आ गई आराम से सुरक्षित, तो हम आपको सामान दे देंगे। अब ये कंटीजेंसी है शिप के ऊपर, शिप का आना अनसर्टेन होता है, समुद्र में डूब सकती है, राइट। तो शिप आ गई तो सामान मिलेगा, शिप ना आई तो सामान, तो बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ कंटीजेंट गुड्स। वो तो इंश्योरेंस, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी ना, सामान की बात है, डूब गई तो सामान तो बचा नहीं ना आपका। ये देखिए ना, डिलीवरी ऑलरेडी पढ़ ली, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक के ना कुछ एग्जांपल है, जैसे हमने कहा था रेलवे रिसीट, वैसे बिल ऑफ लेडिंग भी था। बिल ऑफ लेडिंग सुना कभी? लेडिंग, जब शिप वगैरह, हमारा सामान रेलवे से, रोडवेज से, एयरवेज से ऐसे आता है, तो सामान जब चढ़ाया शिप पे, उसकी एक रसीद मिलती है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, वो भी कवर होगा। डिलीवरी ऑर्डर हो गए, वेयर हाउस की चाबी हो गई, वो सारी चीजें हो गई। डिलीवरेबल स्टेट पढ़ लिया आपने, क्या था? गुड्स उस कंडीशन में है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जैसे कि टिम्बर आपने खरीदा और आपने कहा बंडल बना दो, उसने टिम्बर लकड़ी के टुकड़े करके बंडल बना दिए, अब कोई और खरीदेगा उससे ये बात, और आपको खरीदनी, समझ गया? चले यहां तक बताएं, कोई दिक्कत हो बच्चे, आगे बढ़े फिर। चलिए एक बार लिखिए यहां तक, फिर एक बार